पीरियड्स में जो ब्लीडिंग आ रही है, अगर वो 7 दिन से ज्यादा चल रही है और अगर डबल यूज करने पड़ रहे हैं या हर 1 घंटे पर उसको पैड बदलने की जरूरत पड़ रही है, तो ये जो 3-4 कंडीशन होती है, इसमें हम लोग कहते हैं कि उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर क्लॉट्स आ रहे हैं। ब्लीडिंग में फ्रेश ब्लड की जगह क्लॉट्स अगर आ रहे हैं, क्लॉट्स हमेशा हैवी ब्लीडिंग डोनेट करेगा। ये कुछ चीजें हैं जो हैवी ब्लीडिंग डोनेट करती है। पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि वो ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं हो रही है, हैवी हो रही है? तो देखिए, जो मैंने अभी बताया था हैवी ब्लीडिंग हम किसी कहते हैं, वही हमारे पास जो मरीज आएगा ना, वो ये सिम्टम लेकर आएगा कि वो अगर उसे पैड बदलने की जरूरत पड़ी है हर घंटे, और वो ब्लीडिंग उसका नॉर्मल मान लो 3 दिन का फ्लो होता था, लेकिन उस बार उसको 7 दिन तक चला जा रहा है, मोर देन 7 डेज चल रहा है, और पेशेंट खुद बताएगा कि उसको रात में उठकर पैड बदलने की जरूरत पड़ रही है, तो पेशेंट खुद हमारे पास इस कंप्लेन से आएगा। ये सारे सिम्टम्स मरीज खुद लेकर आएगा, डॉक्टर खुद एसेस करके बताएगा नहीं, ये दिस इज नॉट नॉर्मल और आपको ये हैवी ब्लीडिंग हो रही है। कॉजेज ऑफ जो हैवी ब्लीडिंग होती है उस पेशेंट की एज पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पेशेंट प्यूबर्टी पर आऊंगी। जब पीरियड स्टार्ट हो रहा है किसी भी फीमेल को, तो एक कंडीशन होती है प्यूबर्टी मेनोरेजिया, हम लोग उसे कहते हैं। मतलब जब पीरियड स्टार्ट हुआ है और उस बच्चे को बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है फॉर अराउंड 1 to 2 years, उसको हम लोग प्यूबर्टी मेनोरेजिया कहते हैं। तो एक तो कॉज प्यूबर्टी होती है किसी किसी फीमेल में, सब में नहीं होता है, ज्यादातर केस में वो नॉर्मल फ्लो ही आता है, लेकिन किसी किसी केस में प्यूबर्टी मेनोरेजिया होता है। और दूसरे बहुत तरह के पॉलिप्स है, फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड जिसको हम लोग ट्यूमर या लेमन लैंग्वेज में हम जिसको गांठ कहते हैं, गांठ। ये सारे रीजन भी होते हैं। जो अंदर की एंडोमेट्रियम होती है, अगर वो किसी भी वजह से हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया मतलब अगर उसकी ग्रोथ बढ़ गई है, अंदर जो झिल्ली होती है एंडोमेट्रियम जिसे हम कहते हैं, उससे ही पीरियड आता है। अगर उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी एंडोमेट्रियोसिस एक एंटिटी होती है जिसमें जो एंडोमेट्रियम होती है वो ओवरी में भी ग्रो कर जाती है और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन जाते हैं, वो भी कॉज होता है हैवी ब्लीडिंग का। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें मैंने कुछ गिनाए आपको, ये सारे रीजन होते हैं जिसमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और पेशेंट की एज में मैंने बताया, पेशेंट की हमें जो हिस्ट्री लेने की जरूरत है उसमें अगर अबॉर्शन के बाद और प्रेगनेंसी के बाद भी कई बार पेशेंट्स को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है। हैवी ब्लीडिंग अगर किसी को भी हो रही है, और वो मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें वो फीमेल इग्नोर करती है उस हैवी ब्लीडिंग को, और वो हमारे पास काफी लो कंडीशन में आती है जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसको वीकनेस हो रही होती है, उसको ब्रेथलेसनेस हो रही होती है, एनीमिया, खून की कमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अगर सीढ़ी पे चढ़ रही है तो उसकी सांस फूल रही है, वो अपना डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रही, रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पा रही। अगर वो बच्ची है तो स्कूल नहीं जा पा रही है, अगर वो फीमेल वर्किंग है तो अपना ऑफिस वर्क नहीं कैरी कर पा रही है। तो ये सब चीजें अगर होने लगे, अगर आपका नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, आप अपना नॉर्मल रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा लेथार्जीनेस लग रही है, वीकनेस लग रही है, या बहुत ज्यादा कभी कभी मतली की भी कंप्लेन होती है, तो ये सारे कंडीशन में इसको इग्नोर नहीं करना है और अपने डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट करना है। सांस फूलने लगे, ब्रेथलेसनेस होने लगे, क्योंकि खून की जब ज्यादा कमी होगी तो ये कंप्लेन होगी, सांस फूलने वाली कंप्लेन। ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो ऑब्वियसली खून की कमी तो होना ही है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फीमेल को हो सकती है। ज्यादा ब्लीडिंग की रीजन देखना पड़ेगा। अगर ज्यादा ब्लीडिंग का रीजन फाइब्रॉइड है, तो वो पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी से भी आ सकती है कि उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, और पेन से भी आ सकती है। और एनीमिया तो खून की कमी तो ज्यादा ब्लीडिंग में होना ही होना है, तो खून की कमी होती है ज्यादा ब्लीडिंग वालों में। हम लोग बहुत ज्यादा एनीमिया, हीमोग्लोबिन 2, हीमोग्लोबिन 3 इस तरह वाले पेशेंट्स देखते हैं जिनको हैवी ब्लीडिंग की कंप्लेन होती है। डेली जिंदगी में अगर हैवी ब्लीडिंग की वजह से अगर खून की कमी हो गई, तो मैंने जैसे भी बताया था कि वो अगर स्कूल जाने वाली लड़की है तो उसको स्कूल जाने में प्रॉब्लम होगी। अगर वो फीमेल वर्किंग है, वो ऑफिस जाती है, तो उसका वो भी, और मान लो वो हाउस वाइफ है, सिर्फ घर का काम कर रही है, तो घर के काम में भी उसको खून की कमी से, हैवी ब्लीडिंग की वजह से जो खून की कमी होगी उससे दिक्कत आ सकती है। बाकी फर्टिलिटी का तो बहुत डायरेक्ट लिंक है हैवी ब्लीडिंग से, क्योंकि जो रीजंस होते हैं हैवी ब्लीडिंग के, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, अगर उसको फाइब्रॉइड है जिसमें बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, और वो फाइब्रॉइड उसका कैविटी अगर डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो उसमें भी इनफर्टिलिटी होती है। अगर एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, तो उसकी हैवी, वो भी हैवी ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट करते हैं, और उसमें ट्यूबल ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं, ट्यूब ब्लॉक होते हैं।
और कई बार एग का इम्प्लांटेशन, जो एग पकड़ता है ट्यूब और वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, वो सारी चीजें भी ये सब फाइब्रॉइड, पॉलिप और जो सारे रीजंस होते हैं, कॉजेस होते हैं हेवी ब्लीडिंग के, उसकी वजह से फीमेल हमारे पास इनफर्टिलिटी के साथ भी आती है। हेवी ब्लीडिंग का वजह जानने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, हम लोग जो आते पेशेंट तो हम लोग अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। अल्ट्रासाउंड में ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वेजाइनल रूट। ट्रांस वेजाइनल रूट अगर वो मैरिड फीमेल है तो ट्रांस वेजाइनल में हम लोग ज्यादा अच्छे से असेस कर सकते हैं यूट्रस की, ओवरीज की क्या कंडीशन है। तो अल्ट्रासाउंड तो सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो ब्लड टेस्ट में कभी कभी हेवी ब्लीडिंग का रीजन यूजुअली जो टीनेज वाली फीमेल्स होती है उसमें कुछ ब्लड डिस्क्रेजियाज होते हैं। ब्लड डिस्क्रेजिया मतलब अगर उसका प्लेटलेट काउंट लो जा रहा है, प्लेटलेट डिस्फंक्शन है, एक वॉन विलिब्रिन करके डिजीज होती है, ये सारी चीजें हम लोग ब्लड टेस्ट से ही डायग्नोज कर सकते हैं। ये भी हैवी ब्लीडिंग करके प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा अगर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है तो हम उसका पैप्समियर भी करा सकते हैं। हम लोग एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करते हैं कई बार हैवी ब्लीडिंग में। एमआरआई की जरूरत होती है तो एमआरआई भी करते हैं। तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी चीजें हम लोग एडवाइस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट किस एज ग्रुप की है और किस दिक्कत से वो हमारे पास आ रही है। हेवी ब्लीडिंग में कुछ अपना डेली रूटीन ठीक करने की जरूरत है। रेगुलर एक्सरसाइजेस भी हेल्प करती है जिन पेशेंट्स को हेवी ब्लीडिंग होती है। दूसरा डाइट। डाइट में बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करें, कुछ हर्ब्स भी है, जैसे हम लोग जो स्पाइसेस हम लोग घर में यूज करते हैं जिसमें सिनेमन हो गया, टर्मरिक हो गया, जिंजर है, ये भी कुछ एड करते हैं हेवी ब्लीडिंग में। और स्ट्रेस फ्री लाइफ, अपना स्ट्रेस ओवरकम करना है बाय योगा, बाय मेडिटेशन। तो ये सारी चीजें भी हेवी ब्लीडिंग में कुछ हद तक हेल्प करती हैं। इलाज हेवी ब्लीडिंग का हमेशा किस एज में हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर रही है उस पर डिपेंड करेगा। अगर पेशेंट हमारे पास प्यूबर्टी के समय आ रही है, प्यूबर्टी मतलब जब उसको स्टार्ट हो रहा है और उस समय वो हैवी ब्लीडिंग लेकर आई, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराकर अगर हम लोग देख लेते हैं सब कुछ नॉर्मल है उसका, तो वो जो उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है वो सिर्फ जो ट्रांजिशन हुआ उसका, जो एडोलेसेंस में जा रही है उसकी वजह से होता है। तो उसमें हम लोग ट्रेनेक्सेमिक एसिड टैबलेट्स आती है वो देते हैं। अगर हम लोगों को जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसमें हॉर्मोन्स भी चलाते हैं, चाहे प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स चलाते हैं, चाहे हम लोग कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स चलाते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें हेल्प करती हैं। और वही अगर हेवी ब्लीडिंग का रीजन पेशेंट का एज अगर मान लो वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है या पेरीमेनोपॉज एज ग्रुप की है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कॉज ऑफ हेवी ब्लीडिंग क्या है। मान लो पेशेंट को फाइब्रॉइड है, ट्यूमर है, वो उसको मेनोरेजिया मतलब हेवी ब्लीडिंग कॉज कर रहा है और उसकी फैमिली कंप्लीटेड है, तो हम लोग उसको हिस्टेरेक्टमी भी एडवाइस करते हैं, मायोमेक्टमी भी एडवाइस करते हैं, जिसमें हम लोग सिंपली फाइब्रॉइड निकाल देते हैं। अगर पॉलिप की वजह से हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग पॉलिप ट्रांसवेजाइनल रूट से वो माइनर सा सर्जरी होता है, उससे हम लोग ट्रीट कर देते हैं। तो किस एज ग्रुप में पेशेंट आ रही है और किस सिम्टम के साथ आ रही है, मान लो पेशेंट इनफर्टाइल है, मतलब इनफर्टिलिटी के साथ आ रही है हमारे पास, उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसको हम लोग अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। और बाकी एंडोमेट्रियल एब्लेशन होता है, और भी बहुत सारे जिसमें हम यूट्रस सेव कर सकते हैं और हेवी ब्लीडिंग भी ठीक हो जाती है, वो सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आयरन रूट फूड हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को। अगर जैसे पेशेंट वेजिटेरियन है तो जो जैगरी गुड़ बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आयरन का। तो मैं तो वेजिटेरियन पेशेंट को सबको गुड़ एंड भुना चना की मिक्स कर लो, बॉक्स में रख लो, उसको खाओ। और अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो लिवर, कलेजी जिसे कहते हैं, ये कलेजी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। तो मैं आयरन रिच फूड भी पेशेंट को एडवाइस करती हूँ। बाकी हम लोग आयरन टैबलेट्स वो सब तो हम लोग देते ही हैं खून बढ़ाने के लिए। अगर ज्यादा हीमोग्लोबिन कम है तो हम लोग आयरन के इंजेक्शन भी ट्रांसफ्यूज कराते हैं। जरूरत होती है तो हम लोग ब्लड भी ट्रांसफ्यूज कराते हैं हेवी ब्लीडिंग की वजह से जो एनीमिया होता है उसको कॉम्बैट करने के लिए।